तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सारे लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में काफी चीजें ऑल्टर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इन सब चीजों को बदलने में लगा हुआ था। तो मैं ये तो नहीं करूंगा लेकिन आपको ये जरूर एश्योर करना चाहूंगा कि आगे से आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आज के वीडियो में मैंने जो टाइटल रखा हुआ है लिटिल मुगल्स का, ये लास्ट वीडियो है। ठीक है। और इसके बाद जो मैं अगला वीडियो कराऊंगा उसमें मैं बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करूंगा, और उसके बाद वायसराय की बात करूंगा। ठीक है। तो मैं चाहूंगा जो लोग मेरे इस मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने जो अभी तक 10 वीडियो अपलोड किए हैं पॉलिटी में, आप उसको भी देखिए, और जो अभी तक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं आप उसको समझिए और उस चीज को वापस से नोट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उन सारे नोट्स को अपने कॉपी में नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, भारत का संवैधानिक विकास या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटी का टॉपिक नहीं है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे, क्योंकि वहां मैं लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड की बात करूं, लॉर्ड एल्गिन की बात करूं, चैम्सफोर्ड की बात करूं, अगर मैं उनके साथ टर्म्स यूज करता हूं, भारत के गवर्नर या फिर भारत के गवर्नर जनरल, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसी के चलते मैंने दोनों वीडियोस को साथ साथ लेके चलने की कोशिश की है। तो मैं होप करता हूं कि आप उस चीज को समझ पाइएगा और उसके हिसाब से आगे चीजों को बढ़ा पाइएगा। खैर, अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में समझ लिया था, क्योंकि मैंने ये सीरीज मेडावल हिस्ट्री का लिया है और साथ में लेटर मुगल से स्टार्ट किया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फिर की फैक्टर्स थे मैंने आपको समझा दिया प्रीवियस वीडियोस में। साथ में मैंने ये कोशिश किया है कि आज कंसाइज में इस वीडियो को समझाऊं, लेकिन जो भी चीजें मैंने यहाँ बोर्ड में मेंशन किया है वही सिर्फ वीडियो का पार्ट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको वर्बली बताऊंगा जिससे कि आपको चीजों की समझ और अच्छे से हो सके। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मोहम्मद शाह रंगीला तक के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला किसका पुत्र था? जमन शाह का पुत्र था। किसका? जमन शाह। और मोहम्मद शाह के पुत्र का नाम क्या था? अहमद शाह। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ नोटिफाई करते जा रहा हूँ साथ साथ में। मोहम्मद शाह के पुत्र का नाम क्या था? अहमद शाह। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एकमात्र पुत्र था, ओनली सन, किसका? मोहम्मद शाह का। और इसकी माँ का नाम क्या था? कुदसिया बेगम। क्या नाम था? जो कि एक डांसर गर्ल थी। कौन थी? डांसर गर्ल थी। तो अहमद शाह का सबसे पहले कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1748 से 1754। क्योंकि इससे पहले का जो कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक का रहा, वो किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला और कुदसिया बेगम के एकमात्र पुत्र अहमद शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1748 से लेकर 1754 तक। ठीक है। क्योंकि ये मैंने वीडियो इसलिए शॉर्ट रखा है क्योंकि इन सारे जितने भी शासक थे उसमें आपको सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में समझने की बात होगी तो शाह आलम द्वितीय के बारे में। क्योंकि मैंने इसको छोटा रखा है तो कुछ कुछ मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि वर्बली आपको सुनना है और साथ में अपने पॉइंट में नोट करते जाना है। ठीक है। तो हम आते हैं अहमद शाह पे। अहमद शाह 1748 से लेकर 54 तक रहा। ठीक है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताया था कि अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी भी कहा जाता था, इसने भारत पर आक्रमण सबसे पहले कब किया था? मोहम्मद शाह रंगीला कार्यकाल में 1748 में। और मैंने आपको साथ में उसका कार्यकाल ही बताया था। मतलब कार्यकाल मतलब समझिए कि उसकी एक्टिविटी जो भारत में रही 1768 से लेकर 1767 तक, 1748 से लेकर 1767 तक। तो इसने 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में पहली बार भारत में आक्रमण किया। क्योंकि उसने टोटल 8 बार आक्रमण किया, तो उसमें पहली बार आक्रमण किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र का कार्यकाल, और उसका पुत्र का नाम क्या था? अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो कार्यकाल रहा, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा। ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? दिल्ली, मुल्तान और पंजाब में काफी बार क्या किया? अटैक किया, इन्वेड किया इन जगहों को। ठीक है ना। और अगर मैं अहमद शाह अब्दाली के अंत के बारे में बात करूं तो इसके समय इसका एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था इमाद उल मुल्क। क्या नाम था? इमाद उल मुल्क। ठीक है। इसके बारे में बड़े ध्यान से समझेंगे। ये कब से कब तक एक्टिव रहा था? 1754 से लेकर 1759 तक। ठीक है ना। 59 क्या 60 तक, सॉरी 1760 तक। इसने क्या किया? इस अहमद शाह को क्या किया? अंधा कर दिया, हैड हिम ब्लाइंडेड, एंड उसे क्या कर दिया? सलीमगढ़ में इसे कैप्चर कर दिया। ठीक है। क्या किया? इसे सलीमगढ़ में कैप्चर कर दिया। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं लेनी है। इसका कार्यकाल किसके लिए फेमस रहा? इसका कार्यकाल फेमस रहा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए। ठीक है।
1748 से लेकर 1754। ठीक है, यहां तक तो बेसिक्स रहा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन इस अहमद शाह अब्दाली के ये जो इमाद उल मुल्क था, कौन था? इमाद उल मुल्क। इस इमाद उल मुल्क ने क्या किया? इस इमाद उल मुल्क ने जहादर शाह के पुत्र, वो जहादर शाह के पुत्र को क्या किया? वापस से जेल से बाहर निकाला। क्या किया? जेल से बाहर निकाला। और जहादर शाह को आप जान सकते हैं कि जब मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था, जहादर शाह का कार्यकाल कितने समय का रहा था? मात्र 1 साल का रहा था, 1712 से लेकर 1713। उस 1713 के बाद से ये जो आलमगीर था वो जेल में ही बंद था। क्या था? जेल में ही बंद था। और जिसका मूल नाम क्या था? जिसका मूल नाम था अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन। मैं जानबूझ के उसको हिंदी में लिख रहा हूं कि आपको चीजों की थोड़ी अच्छी समझ हो पाए, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी व्यूअर्स भी है और इंग्लिश व्यूअर्स भी है। लेकिन मैं इंग्लिश में इस सीरीज को इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे आपको हिंदी में कंटेंट काफी सारे मिल जाएंगे। अब रिलेवेंट है कि नहीं ये मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये आपकी अपनी समझदारी है, ना मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि मेरा अच्छा है कि खराब है। ठीक है, अगर आपको समझदारी और चीजें सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जानबूझ के रखा है क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का रहा है और वो कंटेंट ढूंढते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने इस चीज को इंग्लिश में ही रखा है। और आगे मैं जो भी कंटेंट सारे प्रोवाइड करूंगा वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। हाँ, मेरा इलाबोरेशन हिंदी में होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं अपने जो कंटेंट को यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड में लिखूंगा दैट विल बी सोलली इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो अजुजुद्दीन के नाम से, ये जो अजुजुद्दीन था किसका पुत्र था? जहादर शाह का। तो इस अजुजुद्दीन को किसने जेल से बाहर निकाला? इमादुल मुल्क ने। किसने? इमादुल मुल्क ने। ये वही इमादुल मुल्क है जो वजीर था जिसने क्या किया था? अहमद शाह को सलमीगढ़ में कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आलमगीर के से अगर आपको सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इसके वेयर अबाउट थे कि भाई उसको उसका नाम क्या था, उसको किसने जेल से बाहर निकाला, उसके पिता का नाम क्या था, ये तो मगर मैं बोलूं तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़े से लोअर साइड है। लेकिन इसी आलमगीर द्वितीय के समय भारतीय इतिहास का सबसे नामी, और मैं एक तरह से बोलूं कि अगर आपको आलमगीर का जब भी नाम आए तो उसको उसके बारे में याद रखना है। कौन सा होगा? बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 23 जून 1757। ठीक है ना, ये प्लासी कहां है? आज के कलकत्ता में है। ठीक है, पहली चीज। अब ये किसके बीच हुआ था, क्या हुआ था, मैं इस वीडियो में ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो कंसाइज और प्रिसाइज हो। तो आप चीजों को बस इतना समझिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, और इसके प्लासी के बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो पूरा का पूरा किस पे डेडिकेटेड रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सिराजुद्दौला पे। किस पे? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव पे। मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि भाई प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था, कहां हुआ था, उसका डेट क्या था, ये अभी आपको जानना है इस वीडियो में। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर मैं इसके अंत की बात करूं, आलमगीर द्वितीय के अंत की बात करूं, तो इसे भी किसने मार दिया? इसके वजीर इमादुल मुल्क ने मार दिया। किसने मार दिया? इमाद उल मुल्क ने मार दिया। ठीक है, इमाद उल मुल्क ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो 1754 से लेकर 1759 का 5 साल का कार्यकाल रहा लगभग आलमगीर द्वितीय का। ठीक है, और इसका नाम क्या था? अजीजुद्दीन। और इसके समय में कौन सी लड़ाई हुई थी? विख्यात प्लासी की लड़ाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इस शाह आलम को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं वापस से इस अहमद शाह अब्दाली के समय। अहमद शाह अब्दाली जब वापस भारत से गया, अहमद शाह अब्दाली जब वापस भारत से गया, इसने 2 काम किए। क्या किया? पहली बात तो इसने इस आलमगीर द्वितीय के समय, किसके समय? आलमगीर द्वितीय के समय क्या किया? अपने एक अफगान प्रतिनिधि को कहां रख दिया? अपने एक अफगान प्रतिनिधि को रख दिया आलमगीर द्वितीय के राज्य में, मतलब जहां पर आलमगीर द्वितीय का मीटिंग होता था। ठीक है, ताकि उसको इस चीज की जानकारी होती रहे कि भाई वहां अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो क्या मुगलों में किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या ये हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ है। पहली बात। दूसरी बात, इसने एक मीर बख्शी, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको फर्रुख शेर के बारे में समझा रहा था, जब सैयद बंधुओं के बारे में समझा रहा था, तो मीर बख्शी पद का मैंने जिक्र किया था। और सैयद बंदी में जो छोटा भाई था हुसैन अली खान, उसे किसकी पदवी दी गई थी? मीर बख्शी के। तो इसने क्या किया कि इसके दरबार में एक मीर बख्शी किसको रख दिया? नाजिब उद दौला को। किसको? नाजिब उद दौला। मैं नाम लिख देता हूं, नाजिब उद दौला।
नाजिब उद दौला, नाजिब उद दौला, ठीक है। नाजिब उद दौला को क्या रख दिया, मीर बख्शी के पद पर रख दिया, ठीक है। और नाजिब उद दौला को जब मीर बख्शी के पद पर रखा तो 1758 में एक मराठा सरदार हुआ करता था जिनका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था, रघुनाथ राव। उन्होंने क्या किया, इस नाजिब उद दौला को उसके पद से हटा दिया। तो कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली ने इसको एक सीधे तौर पर अहमद शाह अब्दाली के गिरवान पर एक हाथ समझा, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि था और अहमद शाह अब्दाली ने उसे क्या किया था, मीर बख्शी के पद पर बैठाया था और रघुनाथ राव ने उसे हटा दिया। तो यही कारण बना हमारे पानीपत के तृतीय युद्ध का। किसका, पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो मैंने आपको इतना बैकग्राउंड इसलिए समझाया क्योंकि अगर मैं आपको शाह आलम द्वितीय के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि पहला ही पॉइंट क्या है, थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत कब हुआ था, 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में, पहली बार। दूसरी चीज, इसके पीछे रीजन क्या था मैंने आपको समझा दिया। कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली इस बात से ऑफेंड हो गया था नाजिब उद दौला के उसके पद से हटाने के लिए रघुनाथ राव द्वारा, तो उसने क्या किया, सीधे तौर पर मराठों पर अटैक कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, मराठों की ओर से कौन था इसमें, सदाशिव राव और विश्वास भाव, ठीक है। ये दोनों मराठों की ओर से लड़ रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1759 से लेकर 1806 तक। ये पॉइंट रहा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ये शाह आलम द्वितीय अपने आप में काफी कमजोर शासक था। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो शासन मात्र पालम तक रह गया था। कहां तक, पालम कहां है, दिल्ली में है। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी मात्र दिल्ली में रह गया, तो फिर किस बात का मुगल शासक, ठीक है। दूसरी बात, इसका कार्यकाल कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है ना। ये अपने वजीर से डर के कहां भाग गया था, ये अपने वजीर से डर के भाग गया था अवध के शासक सुजाउदौला के पास, ठीक है ना, सुजाउदौला के पास। अब मैं दूसरी बात यहां आपको समझाता हूं। इसी के कार्यकाल में 1764 में, कब, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा, बक्सर का युद्ध हुआ। पहले आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो 1761 वाला आपको पानीपत का तृतीय युद्ध आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ इसी के कार्यकाल में कौन सा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, 22 अक्टूबर। आपको मैं ये भी लिख देता हूं, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, ठीक है। ये 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अच्छा, इसी बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी, इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि के बाद इसे क्या किया गया, 1765 में इलाहाबाद डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कि इलाहाबाद भेज दिया गया, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद भेज दिया गया और 1771 में वापस इसे मराठा सरदार महादजी सिंधिया की मदद से क्या किया गया, वापस इसे दिल्ली की राजगद्दी पे बैठाया गया। ध्यान से बात समझिएगा, 1765 में इसे क्या किया गया, इलाहाबाद डिपोर्ट कर दिया गया और वापस महादजी सिंधिया की मदद से ये क्या बना, ये दिल्ली का वापस से बादशाह बना। लेकिन ये कमजोर था, इसके अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ठीक है। और 1800, अब यह कहानी में ट्विस्ट कब आता है, 1803 में। कब, 1803 में। 1803 में जब महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, महादजी सिंधिया की जब मृत्यु हो गई तो ये इसने क्या किया, इसने दिल्ली हार गया। किससे, अंग्रेजों से। किससे, दिल्ली हार गया। ये एसएससी सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने दिल्ली को कैप्चर कब किया, 1803 में। और ये क्या हुआ, अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। क्या हो गया, अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। तो पहला पॉइंट ये कि सबसे पहला कौन सा मुगल शासक था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, तो इसका आंसर क्या होगा, शाह आलम द्वितीय। दूसरी बात, ये लगातार मुगल शासक नहीं रहा, 1765 से लेकर 1771 तक आप देख सकते हैं कि ये शासन में नहीं था, ठीक है। तीसरी चीज, इसी के कार्यकाल में क्या हुआ, मुगल दिल्ली हार गए 1803 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाह आलम द्वितीय के समय, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा कंसाइज रहे। अगर मैं हर चीजों को अगर थोरली अगर डील करना स्टार्ट करूं तो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। फ्यूचर में जब सुविधाएं बढ़ेंगी, चीजें बढ़ेंगी, जब चीजें और एक्सप्लोर होंगी, डेवलप होंगी, चैनल ग्रो करेगा, तो मैं चीजों को उस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि ताकि आपको
मैं चीजों को थोड़ा आराम से, अभी तो खैर मैं आराम से अभी भी चल रहा हूं, लेकिन क्या होगा कि मैं आपका जो डेलिब्रेशन होगा वो और हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है मैं उसमें चीजों को लेके चल रहा हूं, और मैं होप कर रहा हूं कि आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बढ़ते हैं अकबर द्वितीय की ओर। इसके कार्यकाल में बहुत चीज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अगर मैं चीजों की बातचीत करूं तो इसके कार्यकाल में वैसा कुछ रिमार्केबल नहीं हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1803 के बाद से, शाह आलम द्वितीय के समय के बाद से ये क्या बन गया, पेंशन भोगी। ठीक है, क्या बन गया, पेंशन भोगी। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अब जो हमारे मुगल हैं अपने डिटोरिएशन या फिर अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, बात करता हूं मैं अकबर द्वितीय की। तो 1806 से लेकर 1837 तक इन्होंने क्या किया कि 1830 में राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। क्या भेजा, 1830 में राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, और साथ में ही राम मोहन राय को इसने किसकी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। किसकी, राजा की उपाधि। तो आपसे क्वेश्चन एक बहुत ही बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। इसका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा, अकबर द्वितीय। दूसरी चीज, अगर मैं राजा राम मोहन राय के बारे में बात करूं, ठीक है ना, इनका जीवन का कार्यकाल, इनका कार्यकाल नहीं, जीवन का, इनका जो जीवन रहा 1772 से लेकर 1833 तक रहा। कब से कब तक, 1772 से लेकर 1833 तक। पुनर्जागरण जागरण के पिता, और बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने अपने जीवन में की जो ऐतिहासिक तौर पर हमें याद रखना जरूरी है। सामाजिक तौर पे तो किया ही इन्होंने, लेकिन साथ साथ ऐतिहासिक तौर पे इन्होंने चीजें ऐसी अपनी छाप छोड़ी जिससे हर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज यहां समझा रहा हूं कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1833 में। कब, 1833 में। कहां पे, ब्रिस्टल में। कहां, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी आपको मैं सोच रहा था कि आपको बता दो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं राजा राम मोहन राय के बारे में आपको समझाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे मुगल रिजाइम के सबसे अंतिम शासक। किसके, इस पूरे मुगल रिजाइम के सबसे अंतिम शासक। इस पूरे मुगल रिजाइम के सबसे अंतिम शासक कौन रहे, बहादुर शाह द्वितीय। कौन, बहादुर शाह द्वितीय। मैंने आपको बताया था एक बहादुर शाह प्रथम भी थे। जैसे मैंने लेटर मुगल स्टार्ट किया था तो औरंगजेब के बाद जो मैंने पहले मुगल शासक का जिक्र किया था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था, बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम शाह आलम प्रथम के भी नाम से जान रहे थे। शाह आलम द्वितीय मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और एक शाह आलम प्रथम कौन सा बताया था, बहादुर शाह, जिसे हम मोहज्जम के भी नाम से जान रहे थे। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय हमारे अंतिम मुगल बादशाह, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1837 से लेकर 1857 तक। 1837 से लेकर 1857 तक ये बात रहा। अच्छा, दूसरी बात यहां समझना है आपको, मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये कौन थे, लास्ट मुगल एम्परर। कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह, पहली बात। दूसरी बात क्या था कि इन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह, कौन सा, 1857 का सैनिक विद्रोह, इन्होंने क्या किया था, 1857 के सैनिक विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, दिल्ली से लीड किया था। दूसरी बात, लेकिन क्योंकि ये कमजोर शासक थे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने काफी ज्यादा इफेक्ट या फिर प्रभाव दिखाया। ठीक है, और 1857 के इस सैनिक विद्रोह को हारने के बाद क्या किया गया, इन्हें रंगून भेज दिया गया। क्या किया गया, रंगून भेज दिया गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बार बार कि बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया, इसका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा, रंगून। और 5 साल बाद, कब, 5 साल बाद 7 नवंबर 1862 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 7 नवंबर 1862 की इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और मैं इनमें ऐड करना चाहूंगा कि इन्हें जफर का टाइटल क्यों दिया गया, क्यों इन्हें जफर कहा गया। जफर कहने का मतलब ये था कि ये बहुत ही अच्छे उर्दू कविताएं लिखते थे, और इसी अच्छी उर्दू कविताएं लिखने के चलते इनको क्या टाइटल दे दिया गया, जफर का। क्या, जफर का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आज का जो वीडियो था टोटली किस पे था, अंतिम लेटर मुगल्स के बारे में था। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं कि आप इस सारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से समझदारी बना पा रहे हैं। मैं अपने एंड से जितना पॉसिबल हो सकता हूं विद द लिमिटेड रिसोर्सेस मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चाहे इस बोर्ड का लाइव पिक्चर या फिर कैसे कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए,
इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप चीजों को सुनिए और नोट कीजिए। वैसे तो मैं आपको इसका फोटो दे ही दूंगा, लेकिन साथ में आपको क्या चाहिए, साथ में आपको अपने ये भी समझदारी दिखानी है कि आप चीजों को बड़े आराम से देखिए, समझिए और सुनिए। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चीजों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।